नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पांजे वेटलैंड्स के बारे में, जिनसे रिलेटेड पेपर में आर्टिकल आया है कि इधर लाइफ वापस से रिज्यूम हो रही है बिकॉज ऑफ द टाइडल वाटर्स। काफी समय से यहाँ पर जो फिशिंग थी वो नहीं हो पा रही थी। 2 साल से काफी कम यहाँ पर आपके फिशेज मिल रहे थे, क्रैब्स मिल रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो वापस से ग्रो कर रही है। समझेंगे कि पांजे वेटलैंड्स हैं क्या, रामसर साइट्स क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है। साथ ही मैं आपको मेजर रीजंस बताऊंगा पांजे वेटलैंड क्यों धीरे धीरे डिट्यूरेट हो रहे थे, और समझेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट्स इंडिया में इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है। पहला, रामसर साइट है चंदर ताल और उसकी लोकेशन दी है हिमाचल प्रदेश। दूसरा, नल सरोवर और लोकेशन है गुजरात। दीपोर बील और लोकेशन है आसाम। 1, 2, 3 या 4 कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखिए, पांजे वेटलैंड न्यूज में क्यों है। धीरे धीरे यहां पर लाइफ रिज्यूम होना शुरू हो गई है। उड़ान में ये आता है पांजे वेटलैंड, जो कि कहां पर है, मुंबई का एक कोस्टल रीजन है। द वाटर स्टार्टेड अट्रैक्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर आना शुरू हो गए हैं वापस से। लगभग 1.5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर हर साल आती थी। और 2 साल से जो फिशिंग कम्युनिटी की जो ग्रोथ, मतलब फिशिंग कम्युनिटी को जो उनका प्रोड्यूस मिल रहा था, जो कैच मिल रहा था, वो बहुत कम हो गया था। अब ये वापस से बढ़ना शुरू हो चुका है। दिस सिग्नल द ट्रेमेंडस पोटेंशियल द वेटलैंड हैज। अलग अलग लोगों के प्रयास के बाद, एनवायरमेंटलिस्ट के प्रयास के बाद, इस वेटलैंड को बचाने में हम लोग सक्षम रहे हैं, और धीरे धीरे इस पे काम अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं, ये मुंबई का जो सदर्न वाला पार्ट है, राइट, वहां पर ये उड़ान वेटलैंड बर्डिंग साइट है, जिसे पांजे डोगरी वेटलैंड भी कहा जाता है। समझेंगे पांजे डोगरी वेटलैंड के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। लोकेटेड इन द कोस्टल टाउन ऑफ उड़ान, एक कोस्टल टाउन है जिसे उड़ान कहा जाता है, नवी मुंबई में, जो रायगढ़ जिले के अंदर आता है। लगभग 1.5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर विंटर में आती हैं, जो कि आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होकर गुजरती हैं। साइबेरिया से इंडिया, ये जो आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उसमें से ट्रैवल करती हैं इंटरनेशनल बर्ड्स। द कोर वेटलैंड एरिया एट पांजे, जो कवर करता है 213 हेक्टेयर्स का लैंड है, जो कोर आपका पांजे वेटलैंड, यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। पांजे कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ हैबिटेट्स। इसके अंदर आपको फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होता हुआ दिखता है। और आप जानते हैं, जहां पर भी फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होता है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर करेंट्स मिक्स होते हैं, वो सबसे बढ़िया आपके फिशिंग ग्राउंड बनते हैं वर्ल्ड के। एक आपका न्यू फाउंडलैंड अगर हम बात करें, जो गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के पास, और लेब्राडोर करेंट जब मिक्स होते हैं, तो एक अच्छा क्या बनता है, आपका फिशिंग ग्राउंड वहां पर देखने को मिलता है। बहुत सारी फिशेज वहां पर होती हैं। साथ ही में मैनग्रूव्स की बात करें, ग्रासलैंड, स्क्रब, सब कुछ यहां पर मिलता है, और बहुत ही प्यारा एक बर्डिंग प्लेस के रूप में ये बनता है। पांजे वेटलैंड्स को महाराष्ट्र नेशनल वेटलैंड एटलस 2011 के तहत इसे नोटिफाई किया गया था, और 2015 में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसे अप्रूव किया है कि इसे एक बर्ड सेंचुरी बना दिया जाए, नियर उड़ान एक बर्ड सेंचुरी बना दिया जाए। ऑलराइट, चलिए, इसको बचाने के लिए ऐश्वर्या श्रीधर एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, पांजे द लास्ट वेटलैंड। और साथ ही में अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पांजे वेटलैंड को बताया बचाया जाए, इसे रामसर साइट का स्टेटस दिया जाए, साथ ही में इसे बर्ड सेंचुरी बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर, सॉरी, हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था, माफ कीजिएगा, कि बर्ड सेंचुरी बना दिया जाए पांजे वेटलैंड को। देखिए, होता क्या है बर्ड सेंचुरी बनाने से या रामसर साइट्स बनाने से, इसके बेनिफिट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले समझेंगे कि पांजे जो वेटलैंड है ये थ्रेटेंड क्यों है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। लगभग बात करूं तो 85% जो उड़ान के वेटलैंड्स हैं वो अभी तक खत्म हो चुके हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड्स हैव हैपेंड एट उड़ान। आप क्या करते हैं, आपका अर्बनाइजेशन होता है, आप पेड़ काटते हैं और उस जगह को यूज करते हैं, कोस्टल सिटी बनने लगती है पूरी की पूरी। साथ ही में इलीगल लैंडफिल्स आर ऑन द राइज। जो कोस्टल सिटी वो बनती कैसे है, जब आप अर्बनाइजेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप जो उसका जो मलबा निकलता है, आप उसे समुद्र में फिल करते हैं, लैंडफिल्स कहते हैं उन्हें, इलीगल लैंडफिल्स, जिसकी वजह से वेटलैंड खत्म होते हैं और वहां सिटी बनती जाती है, लोग रहने लगते हैं। लैंड डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन इज द कॉज एंड एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बढ़ाते ही जाएंगे मुंबई में, और उसका जो मलबा निकलेगा वो आप समुद्र में डंप करेंगे, जिसकी वजह से वेटलैंड धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए, बार बार आप टर्म सुन रहे हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड बेसिकली है क्या और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों बनती है, यहां पर ये समझिए। वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम है जो वाटर से सैचुरेट हो चुका है।
जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर पानी समाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, अब वो पानी कहाँ आएगा, ऊपर रिटेन होने लगेगा। सिमिलरली जब आप देखते हैं जो आपके धान के खेत होते हैं, पैडी आप देखते हैं वहां पे, तो पानी से इतना भर देते हैं उसे कि नीचे पानी जाता ही नहीं, तो स्टैंडिंग वाटर देखने को मिलता है, राइट। इधर सीजनली बात करें या परमानेंटली, ये दो चीज आपको देखने को मिलेंगी, या तो सीजन वाइज वहां पर पानी सैचुरेटेड रहेगा, या परमानेंटली ही वहां पर पानी सैचुरेटेड रहता है और वो हरा भरा साल भर आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड। इसमें आपके मैनग्रूव्स आते हैं, मार्शेस आते हैं, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, फ्लड प्लेन्स हैं, राइस फील्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरल रीफ्स हो गए, जो कि 6 मीटर से कम डीप है। 6 मीटर लो टाइड पे अगर 6 मीटर से कम डीप है तो उन्हें हम लोग वेटलैंड कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए, यूपीएससी ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और आपसे पूछेगा जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते। ये अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, तो 6% एरिया कवर करते हैं अर्थ का लैंड सरफेस। 40% जितनी प्लांट और एनिमल स्पीशीज है वो सारी कहां मिलेंगी आपको, वेटलैंड के अंदर ही ब्रीड करती हैं। 40%, 60% लैंड पे एंड 40% वेटलैंड्स के अंदर। सोचिए कितना सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी हो गया, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम देखते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रामसार सिटी है एक ईरान में, वहां पर साइन की गई थी 1971 में। और जब 1971 में साइन की गई तब से इसे रामसार कन्वेंशन हम लोग कहने लगे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप वाइज यूज करें अपने वेटलैंड का, जो भी आपके वेटलैंड है उन्हें अच्छी तरह यूज करें, सस्टेनेबल यूज करें और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जब कोई भी साइट रामसार साइट बनती है तो उसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसकी वहां पर बनती है। एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली साइट की लिस्ट है जिसमें उसे डाला जाता है और पूरा वर्ल्ड उस पर नजर रखता है। एनवायरमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सारे आ जाते हैं और एक स्मॉल ग्रांट फंड करके एक रामसार कन्वेंशन का फंड है जिससे उसे फंडिंग मिलती है। तो ये इतने सारे बेनिफिट होते हैं जब कोई भी साइट रामसार साइट बनती है। ऑलराइट, इसलिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से रामसार साइट है इंडिया में। ऑलराइट, इंडिया ने इसे साइन किया था 1 फरवरी 1982 में। सबसे पहले 1971 में हुआ, उसके 11 साल बाद हम लोगों ने इसे साइन किया। क्लियर है बात? चलिए कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कोई भी वेटलैंड साइट जो कि रामसार कन्वेंशन के अंदर आती है उसे हम कहते हैं रामसार साइट। इंडिया में टोटल 46 रामसार साइट्स हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबंस। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। यूपीएससी अगर पूछेगा तो एक 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में ये डाल देगा। और पीसीएस जो आपका पब्लिक स्टेट कमीशन होता है वो अगर पूछेगा तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि लार्जेस्ट रामसार साइट ऑफ इंडिया इज, आंसर रहेगा सुंदरबंस और स्मॉलेस्ट रहेगी रेणुका वेटलैंड। चिलिका लेक ओडिशा में और केला देवी नेशनल पार्क वर रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट रामसार साइट्स ऑफ इंडिया। पहली रामसार साइट कौन से थे? चिलिका लेक और केला देवी नेशनल पार्क, दो रामसार साइट पहली बार बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया। टोटल 8 इंडियन वेटलैंड्स आपको 46 में से कहां देखने को मिलेंगे? यूपी के अंदर। स्टेट के एरिया की बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर आता है, फिर आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देखने को मिलते हैं, फिर आता है यूपी चौथे नंबर पर यूपी में सबसे ज्यादा वेटलैंड इसलिए है क्योंकि वहां से गुजरती है गंगा, एक मेजर रिवर जो कि बहुत सारे वेटलैंड वहां पर बनाती है। क्लियर है बात? चलिए देखिए, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि यार वेटलैंड होते कैसे हैं। जब थार वहां पर डेजर्ट है राजस्थान में सबसे बड़े स्टेट में, तो वहां पर वेटलैंड कैसे आएंगे? तो सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में भी कोई एकदम मेजर रिवर नहीं देखने को मिलती आपको। देन आपका जहां पर फ्लड प्लेन्स आपको बहुत देखने को मिले, नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश में। देन आपका मुंबई की बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी मेजर रिवर्स नहीं है। गंगा है अपनी मेन रिवर जो कि यूपी से होके गुजरती है, सबसे ज्यादा वेटलैंड भी वहीं मिलेंगे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें, ये रामसार लिस्ट का पार्ट है जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जो भी ऐसी साइट है, एक बेसिकली एक समझिए एक रजिस्टर है जिसमें आप वेटलैंड साइट को डाल देते हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, जिसमें सालों साल कोई इकोलॉजिकल चेंज आ गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई एक वेटलैंड था वो अब सूखा पड़ गया हो पूरी तरह, उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो हम डालेंगे उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। क्लियर? जिसमें पॉल्यूशन, अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हो। दो वेटलैंड साइट है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती है भारत की तरफ से। एक है केला देवी नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और लोकतक लेक मणिपुर में। दो याद रखिए, पहली साइट कौन सी थी? चिलिका लेक और केला देवी नेशनल पार्क। केला देवी नेशनल पार्क और लोकतक लेक जो है ये आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है अभी करेंटली। चिलिका लेक को भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया था पर बाद में इसे वहां से हटा दिया गया। क्लियर है बात? चलिए,
वेटलैंड के ऊपर क्या थ्रेट्स हैं, क्या परेशानियां मंडराती हैं, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है अर्बनाइजेशन। मैंने आपको बताया जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, लोगों की नीड बढ़ेगी, लोगों की भूख बढ़ेगी, तो खाने की कमी होगी, फिश की कमी होगी। ऑलराइट, देन साथ ही साथ आपका अर्बनाइजेशन की वजह से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सारा मलबा आप कहाँ डालते हैं, ऐसी लैंडफिल्स में डालते हैं, वेटलैंड में डालते हैं, जिससे वहां की स्पीशी नष्ट हो जाती है। साथ ही में स्पीशी नष्ट होने का कारण है इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज। जो भी आप इन्वेजिव एलियन स्पीशीज लाते हैं, बाहर से जो भी घातक स्पीशीज आती हैं, जैसे हो गया वाटर हायासिंथ, वो क्या करते हैं, एक वाटर बॉडी के ऊपर अपनी एक लेयर बना देते हैं पूरी। जब लेयर पूरी बन जाएगी तो क्या होगा, सनलाइट जमीन के अंदर नहीं जाएगी, और सनलाइट अगर नीचे नहीं गई तो अंदर जो वाटर बॉडी के अंदर जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको चाहिए सनलाइट सर्वाइव करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, और वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो जो एनिमल्स है, जो स्पीशीज है, वाटर बॉडी एक्वेटिक लाइफ है, वो सर्वाइव नहीं करेगी। अगर वो सर्वाइव नहीं करेगी तो अंदर से सब डीके होगा, और डीके होने की वजह से जो ऑक्सीजन है एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि जो डीकेइंग प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन सारी यूज होने लगेगी। अब जब एक्वेटिक लाइफ ही नहीं बचेगी, अंदर एक डेड जोन बन जाएगा, ऑलराइट, तो धीरे धीरे आपके वेटलैंड भी खत्म हो जाएंगे। ये किस वजह से हो सकता है? एक और कारण है कि आप वहां पर ड्रेनिंग करें, आप बहुत सारा ड्रेनेज कर दीजिए, पॉल्यूशन ला दीजिए। पॉल्यूशन आ गया, आपने पन्नी डाल दी, बहुत सारी पॉलिथीन डाल दी, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स डाल दी, जिसकी वजह से एक लेयर बन गई और सनलाइट नीचे नहीं पहुंच रही। अगला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये हो सकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो वेटलैंड आपके नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का डायरेक्ट लिंक किससे है? सेलेनाइजेशन से है। याद रखिएगा, सेलेनाइजेशन। एग्रीकल्चर की वजह से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर आपका सेलेनाइजेशन हो जाता है। साथ ही में अगर आपकी रेनफॉल कम होती है तो सेलेनाइज जो आपका सेलाइन जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीशीज मरने लगती है। ऑलराइट, एंड लास्ट है आपका सैंड माइनिंग। सैंड की माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग जो होती है, उसकी वजह से बहुत सारे वेटलैंड जो है टाइम एंड अगेन नष्ट होते जा रहे हैं। चलिए, इनको बचाने के लिए हम लोगों ने एक लॉन्च किया था, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। 2015 में से फॉर्मुलेट किया गया था, जो आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान था और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दोनों को यहां पर मर्ज किया गया था। एक ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे चलाया जा रहा है। दो सवाल मेरे बनते हैं यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, और दूसरा आपके करंट एनवायरमेंट मिनिस्टर है कौन। देखिए, करंट एनवायरमेंट मिनिस्टर की बात करें तो आपके हैं भूपेंद्र यादव साहब। उनके पास दो मिनिस्ट्री हैं, एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और दूसरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो थे वो थे आपके प्रकाश जावड़ेकर साहब। इसके ऊपर बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की, देखिए दो स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिन्हें हम बोलते हैं CSS, ऑलराइट। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो भी CSS कहलाती है, पर वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी सेंटर के द्वारा उनके सेक्टर की स्कीम है, तो वो 100% सेक्टर उन्हें सेंटर उन्हें फंड करता है। वहीं पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, फंड सेंटर करता है और स्टेट भी इसे पार्टली फंड करते हैं, पर इसे इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट इंप्लीमेंट करते हैं। और जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसे सेंटर इंप्लीमेंट करता है, जो कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है। ये जो स्पॉन्सर जो स्कीम की जाती है इसमें अलग अलग रेशियो से होता है, कभी ये 60% और 40% डिवाइड हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, कभी 50-50 रहता है। कभी कुछ स्पेशल स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वहाँ पे 90:10 का रेशियो भी हमें देखने को मिलता है, यानी 90% आपका सेंटर फंड देता है और 10% कौन देता है? वो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट देती है। क्लियर है बात? इसका जो मेन उद्देश्य था कि आपका जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना, शोरलाइन प्रोटेक्शन करना, जो आपका लेक का जो फ्रंट है उसे डेवलप करना, ऑलराइट, ताकि वहां पर पोल्यूशन कम हो। ये सारी चीजें इन सीटू क्लीनिंग यानी उसी जगह को वहीं पे उसी फील्ड के अंदर, उसी जगह प्लेस में उसे क्लीन करना, ये मेजर उद्देश्य थे नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के। क्लियर है बात? चलिए, हमारे MCQ का आंसर देख लेते हैं। पहला है चंद्रताल। जी हाँ, चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। दूसरा है नल सरोवर। जी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी फेमस है गुजरात में। तीसरा है दीपोर बिल। दीपोर बिल आपका असम में आता है, ऑलराइट। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अब देख सकते हैं चंद्रताल की हम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश की एक साइट है। देन आपका नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात का इकलौता रामसार वेटलैंड साइट है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है।
अगला दीपोर बील असम का एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है, ये भी आपको याद रखना है। राइट, लोकतक लेक हमने देखा मणिपुर में आता है। क्लियर है बात। साथ ही में पंजे वेटलैंड अभी तक कोई रामसर साइट नहीं बना है, उसको लेके डिमांड है अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट की कि इसे एक रामसर साइट बना दीजिए, जिससे इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल पाए और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के चलते इसे बचाया जा सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।